चैनल पे नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जो गर्मी की छुट्टी में अपनी नानी के घर छुट्टी काटने के लिए आते हैं। इन 4 दोस्तों की नानी का घर एक ही गांव में होता है। ये चारों शहर के रहने वाले थे। ये चारों बहुत पढ़े लिखे होते हैं। ये किसी भी बात पर जल्दी विश्वास नहीं करते थे। अमित, अनिल, कल्लू, अर्जुन, ये चारों अपनी नानी के घर जाने के रास्ते में होते हैं। चारों बस में बैठे होते हैं। तभी गांव के रास्ते में एक हवेली होती है। ये सभी उसे देख रहे होते हैं। वो चारों उस हवेली को देखते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। अरे देखो, कितनी डरावनी हवेली है। मैंने तो सुना है कि रात को बांसुरी की आवाज आती है यहाँ से, और ये भी सुना है कि एक लड़की बहुत सुंदर गाना गाती है। अच्छा, तो आज सुनते हैं फिर। वो लड़की कितनी सुंदर होगी, मुझे भी देखना है। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोग नानी के घर आए हैं। हाँ ठीक है, यहाँ से जाओ, रात होने वाली है। तभी एक लड़की के गाना गाने की आवाज आती है और साथ ही बहुत सुंदर बांसुरी बजने की भी आवाज आती है। अरे वाह, कितना सुंदर गाना है। कौन गा रहा है ये? चलो देखते हैं। मैंने कहा ना यहाँ से जाओ, और हाँ, रात को यहाँ मत आना, समझ गए? बड़ा अजीब आदमी है, क्यों मना कर रहा है पता नहीं। वे चारों अपने नानी के घर चले जाते हैं। उनकी नानी उन चारों को अंदर आने के लिए बोलती है। चलो चलो अंदर चलो, चलो अब 6 बजने वाले हैं, जल्दी चलो, अंदर आओ, अंदर आ जाओ, आओ। और सुनो, रात के टाइम घर से बाहर नहीं जाना। अगर कोई भी गाना सुनाई दे तो पीछे हरगिज मत देखना, और रात में बाहर बिल्कुल मत जाना। क्यों, क्या बात है? कोई गाना गाए तो क्या होगा? अरे नानी, ये सब हम नहीं मानते। आप ये सब छोड़ो, ये बताओ नाना कहाँ है? तेरे नाना को चलो छोड़ो। नानी बताओ, क्या हुआ? अरे वो गाना गाने वाली चुड़ैल ने तेरे नाना को मार दिया। अरे ये सब आप क्या बोल रही हो? चुड़ैल नहीं होती, और गाना गाने वाली कैसे हो सकती है? बस बस, तुम लोग नहीं जानते। रात में कोई भी गांव में बाहर नहीं निकलता है। जो भी बाहर निकलता है वो घर वापस नहीं आता। अब तक न जाने कितने लोग गायब हो गए, न जाने क्या हो रहा है ये सब। अरे नानी, गाना गाने वाली चुड़ैल कैसे हो सकती है? आप ये सब क्या बोल रही हो? तुम सब ऊपर वाले कमरे में चलो, मैं खाना लाती हूँ। लड़के ऊपर वाले कमरे में चले जाते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। अरे ये क्या बोल रहे हो? तुमने सुना नहीं नानी ने क्या बोला था? अरे तुम भी किन बातों को मानते हो? मैं ये सब नहीं मानता। मैं आज रात ही वहाँ जाऊंगा। जिसको चलना है वो आ सकता है। मैं तो आज उस लड़की से मिलकर दूध का दूध, पानी का पानी कर दूंगा। इसके बाद सब एक साथ खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहे होते हैं। सुनो, मैं दोबारा बता रही हूँ, वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए ना? भूल जाओ, नानी ने जो भी कहा। तैयार हो जाओ, निकलना भी तो है ना। हाँ बस, नानी को पता न चल पाए। बांसुरी की आवाज आती है। सभी चारों दोस्त आराम से सुन रहे होते हैं। तभी गाना गाने की आवाज आती है। आज की रात, आज की रात, आज की रात। लड़के ये सब सुन रहे होते हैं। वे चारों उस सुंदर लड़की को देखते ही रह जाते हैं। वे चारों उस सुंदर लड़की का पीछा करते हुए उस हवेली के पास पहुंच जाते हैं। वे लड़की वहां से गायब हो जाती है। वे चारों आपस में बात करते हैं। अरे देखो, हम इस हवेली पर आ गए। देखो, चलो चलो, नानी ने मना किया था ना आने के लिए। चलो। अरे तू शांत रहे, हम नहीं डरते। तू जा घर, हम अंदर जा रहे हैं। अगर तू हमारे साथ नहीं जाना चाहता तो तू जा। ठीक है। सुंदर लड़की हवेली के अंदर होती है और आवाज लगा रही होती है, अंदर आओ आओ, अंदर आओ अंदर आओ। वे सभी डर जाते हैं। फिर वो लड़की चुड़ैल बन जाती है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैंने मना किया था ना। सुनो, हम नहीं डरते तुमसे। हम जानते हैं तुम वो बांसुरी वाली लड़की हो। अब ये बताओ, तुम ये सब क्यों करती हो और गांव वालों को क्यों परेशान करती हो? मैं एक म्यूजिक टीचर थी। मैं बच्चों को गाना सिखाती
और सभी बच्चे मुझे बहुत पसंद करते थे। मेरा नाम माला है। फिर अब क्या हुआ? अब तुम भूत बनकर लोगों को क्यों मारती हो? मेरे नाना को भी तुमने मार दिया, ये तुम क्यों कर रही हो? तुम गांव के लोगों को नहीं मार सकती इस तरह से। मैं ये क्यों करती हूँ, ये तुम जानना चाहते हो ना? हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। सुनो, एक दिन जब मैं म्यूजिक सिखा रही थी बच्चों को, तभी गांव का प्रधान आया और मुझे अपने साथ चलने के लिए बोलने लगा। मैंने मना कर दिया। उसने अपनी बेटी को म्यूजिक सिखाने के लिए बोला, फिर मैंने हाँ कर दिया। मैं उसके घर जाके म्यूजिक सिखाने लग गई। एक दिन जब मैं उसे म्यूजिक सिखा रही थी, तब मैंने उसे बोला, अरे नहीं नहीं बेटे, इस तरह नहीं, इसे इस तरह का। मैंने उसे ये बोला, वो नहीं समझी। उसने मुझे बोला, तुम्हें तो गाना नहीं आता, तुम जाओ। मैं वहां से आ गई। फिर प्रधान मेरे घर आया और मुझसे बोलने लगा, तुमने मेरी लड़की को गाना क्यों नहीं सिखाया? अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं उसे समझाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं सुनी और वहां से चला गया। वो गांव के लोगों को लेके आया। अगले दिन गांव के लोगों से उसने झूठ बोला कि मैं बच्चों को मारती हूँ और गांव वालों के साथ मिलकर मेरे घर में आग लगा दी। मैंने सबको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सबने मुझे वहां मरने के लिए छोड़ दिया। हम जानते हैं कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन तुम इस तरह से गांव के मासूम लोगों के साथ गलत नहीं कर सकती। इसमें और लोगों की गलती नहीं है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? हम करेंगे, पर तुम वादा करो फिर ये सब नहीं करोगी और यहाँ से चली जाओगी। ये सब इतना आसान नहीं है। वो गांव का प्रधान अब यहाँ नहीं रहता। मैंने उसे बहुत ढूंढा। लड़कों ने प्लान बनाया और प्रधान को ढूंढकर उससे डरकर उसके घर जाने का सोचा। लड़के सभी एक साथ उसके घर पहुंच गए और गाना गाने लगे। लड़कों ने डरावना रूप बना रखा था ताकि वो प्रधान उनसे डर जाए और अपना जुर्म कबूल कर ले। आज की रात आखिरी रात है तुम्हारी, आज की रात आज की रात। अरे ये तो डर गया। मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ तुम वो म्यूजिक टीचर हो। मुझे माफ कर दो। अब तुम्हें कोई माफ नहीं करेगा। लड़के सभी गांव वालों को सारी बात बता देते हैं। सभी गांव वाले अपनी गलती मानकर माला से माफी मांगते हैं। इसके बाद माला की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। उस हवेली को एक म्यूजिक क्लास बना दिया जाता है और सभी अब वहाँ म्यूजिक सीखने लगते हैं और साथ ही माला की मुक्ति के लिए उस म्यूजिक स्कूल में एक मंदिर भी बना देते हैं। चैनल पे नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एक समय की बात है, एक शहर में एक स्कूल था। एक दिन हमेशा की तरह बच्चे उस स्कूल में जा रहे थे। सब बच्चों की प्रेयर के बाद क्लास भी शुरू हो गई थी, पर बस एक क्लास से बहुत ही शोर आ रहा था। शोर सुनकर 7 वाली क्लास की टीचर अपने क्लास के बच्चों को बिल्कुल भी पढ़ा नहीं पा रही होती। हद हो गई है इन बच्चों की। पता नहीं ये 7 वाली क्लास की टीचर क्या कर रही हैं जो बच्चे इतना शोर मचा रहे। अभी जाकर देखती हूँ। उस क्लास की टीचर 7 वाली क्लास में जाकर देखती है तो वहां कोई टीचर ही नहीं होती, इसलिए बच्चे शोर मचा रहे होते हैं। शोर किस लिए कर रहे हो तुम सब, और तुम्हारी टीचर कहाँ है? मैम, हमारी मैम आज आई ही नहीं है। अच्छा, मैं अभी देखती हूँ कि वो क्यों नहीं आई अभी तक, पर तब तक तुम लोग बिल्कुल भी शोर नहीं करोगे। टीचर स्टाफ रूम में जाकर पता करती है कि 5th क्लास की टीचर क्यों नहीं आई। मैम, उन्होंने तो रिजाइन दे दिया है, वो अब नहीं आएंगी। अब अगले दिन स्कूल में इंटरव्यू शुरू हो जाते हैं। इंटरव्यू में एक बड़ी ही सुंदर सी लेडी टीचर को जॉब के लिए अपॉइंट किया जाता है। अब अगले दिन से वो ज्वाइन भी कर लेती है। सारे बच्चे नई टीचर को देख बड़े ही खुश होते हैं। उनके मन में ये भी आ रहा होता है कि पता नहीं नई टीचर डांटती है या नहीं, पर फिर भी बच्चे बड़े खुश होते हैं। बच्चों, आज से मैं आपकी क्लास टीचर हूँ। मेरा नाम मधु है और आज से मैं ही आपको पढ़ाऊंगी। ओके मैम। देखो बच्चों, मुझे अपनी क्लास में किसी तरह का शोर, बदतमीजी और कोई भी शैतानी नहीं चाहिए। सब बच्चे अच्छे से पढ़ाई करेंगे, वरना मैं पनिशमेंट दूंगी। बच्चों को लगता है कि सभी टीचर तो ऐसे ही बोलती हैं, तो इसमें डरने वाली कोई बात तो है नहीं। टीचर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देती हैं। बच्चे बड़े ध्यान से पढ़ भी रहे होते हैं, पर तभी शीना, जो कि खिड़की के पास बैठी होती है, उसे खिड़की पर एक गिलहरी दिख जाती है। शीना का ध्यान अब पढ़ाई से हटकर उस गिलहरी पर चला जाता है। अरे शीना, क्या इस गिलहरी को देखे जा रही है? मैम कुछ लिख रही है बोर्ड पर, पहले उसे तो कॉपी में उतार ले। अरे वो मैं तेरी कॉपी से उतार लूंगी,
अभी मुझे इसके साथ खेलने दे। वैसे भी मैम बोर्ड की तरफ देख रही हैं, उन्हें क्या पता मैं क्या कर रही हूँ। सारे बच्चे अपनी अपनी कॉपी में काम उतार लेते हैं। टीचर अब पलटती है और सारे बच्चों पर एक नजर घुमाती है। शीना, अपनी कॉपी लेकर आओ। शीना तो इतना सुनकर ही घबरा जाती है क्योंकि उसने तो कॉपी में एक शब्द भी नहीं लिखा होता। जी मैम, मैं? हाँ तुम्हारा नाम ही शीना है ना? पर आपको कैसे पता मैम? आपने तो हमारे नाम पूछे ही नहीं। मुझे सब पता चल जाता है। अब वहां खड़ी होकर क्या कर रही हो? जल्दी से कॉपी लेकर आओ। शीना डरते हुए अपनी कॉपी टीचर के पास लेकर जाती है। टीचर उसके हाथ से कॉपी लेती है तो उसमें एकदम खाली पेज होते हैं। टीचर शीना को एकदम गुस्से से लाल आंखों से देखती है। मैम वो मैम सॉरी, अब वो मैम मेरे हाथ में दर्द था इसलिए मैंने कुछ नहीं लिखा। हाथ आगे करो। मैम सॉरी मैम, प्लीज मैम सॉरी। मैंने कहा हाथ आगे करो। शीना डरते हुए अपना हाथ आगे करती है कि तभी नई टीचर उसके हाथ पर डंडा उठाकर मारना शुरू कर देती है। शीना की चीख निकल पड़ती है और सभी बच्चे ये देख बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। अगर जो मुंह से आवाज निकाली तो इससे भी बुरी सजा दूंगी, समझी? आगे से ऐसा नहीं होगा मैम, गलती हो गई, सॉरी मैम। शीना के हाथ टीचर मार मार कर बुरे कर देती है और उसके बाद वो उसको धमकी देती है, अगर जो मेरी शिकायत स्कूल या घर पर किसी से की तो पता है ना मैं क्या करूंगी। नहीं मैम, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अचानक लंच ब्रेक की घंटी बज जाती है। सब बच्चों को चैन की सांस मिलती है। टीचर के जाने के बाद सब बच्चे बात करने लगते हैं कि आखिर उनको कैसे पता चला कि शीना ने काम नहीं किया है, जबकि उनका मुंह तो बोर्ड की तरफ था। वो उसकी बहुत बुराई भी करते हैं। उन्होंने तो कभी इतनी बुरी टीचर देखी ही नहीं होती। अब मधु टीचर बाकी टीचर के साथ स्टाफ रूम में बैठ जाती है। अरे मैम, आप भी लंच करो ना हमारे साथ। नहीं, मुझे भूख नहीं है। इतना कहने के बाद मधु एक बोतल में से एक गिलास में दूध डालती है और उसी को एक सांस में पी जाती है। थोड़ा सा दूध टेबल पर गिर जाता है। मधु बिना सोचे उस गिरे हुए दूध को टेबल से चाट लेती है। ये देखकर बाकी टीचर हैरान ही रह जाती हैं। मधु को एकदम ख्याल आता है कि ये उसने क्या कर दिया। अरे वो मुझे लगा कोई पेपर गीला ना हो जाए। खैर मैं चलती हूँ, मुझे एक फोन करना है। मधु के जाने के बाद सब टीचर एक दूसरे से बातें करने लगती हैं। आपने देखा इसने भी क्या किया? छी, दिखने में ऐसी और हरकतें कैसी। अब दिखी इसकी असली पर्सनैलिटी। सब उस नई टीचर का बड़ा मजाक उड़ाती हैं, पर ये एक दिन की बात नहीं होती। हर रोज वो नई टीचर बस लंच में दूध ही पीती है। सबको ये बात बड़ी अजीब लगती है। नई टीचर किसी से कभी बात भी नहीं करती। वो बस अकेले रहती है और उसके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं होती। एक दिन की बात है जब हमेशा की तरह वो अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ा रही होती है। राहुल उस दिन काम करके नहीं लाया होता और उसके डर के मारे हालत खराब हुई रहती है। वो सोचता है कि क्यों न वो चुपके से क्लास के बाहर चला जाए, क्योंकि अब मैम उसको बहुत गंदे तरीके से मारेंगे। इसी डर की वजह से वो ऐसा करने पर मजबूर हो जाता है और जब टीचर बोर्ड की तरफ देख रही होती है तभी वो क्लास से बाहर जाने लगता है। पर जो उसके बाद होता है, सारे बच्चों की सांसें ही अटक जाती हैं। नई टीचर का आधा शरीर नीचे से नागिन का बन चुका होता है और वो राहुल को अपनी पूंछ में लपेट लेती है। बचाओ बचाओ, ये तो चुड़ैल नागिन टीचर है। मैम मुझे छोड़ दो प्लीज, मैम प्लीज मुझे छोड़ दो। खबरदार जो मुंह से आवाज निकाली। पता है मेरे शरीर में कितना जहर है? अगर मैंने किसी को डस लिया ना तो वहीं तड़प तड़प कर मर जाओगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी क्लास से भागने की? एक तो काम नहीं किया और ऊपर से मेरी क्लास से भागने की जुर्रत की तुमने। अब तो तुम्हें अच्छी सजा मिलेगी। राहुल उस चुड़ैल नागिन टीचर की पूंछ से लिपटा हिल भी नहीं पा रहा होता। सारे बच्चे डर के मारे अपने अपने बेंच में छुपने लगते हैं। वो डर की वजह से चिल्ला भी नहीं पाते, पर इतने में चुड़ैल नागिन टीचर को बाहर से किसी दूसरी टीचर के आने की आहट होती है। खबरदार जो किसी के आगे कभी मेरे बारे में मुंह खोला। जिसने भी ऐसा किया तो मैं उसको डस लूंगी। एकदम से चुड़ैल नागिन टीचर अपने वापस पहले वाले सुंदर रूप में आ जाती है और तभी दूसरी टीचर भी वहां पहुंच जाती है। मैम आप अभी के अभी स्टाफ रूम में आ जाइए, प्रिंसिपल मैम ने कोई मीटिंग रखी है। ठीक है, मैं बस अभी आती हूँ, आप चलिए। चुड़ैल नागिन टीचर बच्चों को घूरती हुई वहां से दूसरी टीचर के साथ चली जाती है। उसके जाते ही राहुल जोर जोर से रोने लगता है। मैं कल से स्कूल नहीं आऊंगा। राहुल तुम रो मत, वो हमारा कुछ नहीं करेगी। ऐसा होता तो हम में से कोई स्कूल नहीं आता, पर हम अपने मम्मी पापा को भी कुछ नहीं बता सकते और बिना मतलब वो हमारी छुट्टी भी नहीं होने देंगे।
हाँ, और इस चुड़ैल नागिन टीचर को सब पहले से पता चल जाता है। हम कुछ नहीं कर सकते शीना, हम कुछ नहीं कर सकते। राहुल बहुत रोता है और उसके साथ बाकी बच्चे भी बहुत ही परेशान होते हैं कि आखिर वो क्या करे। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं और फिर बच्चों की 3 दिन की छुट्टियां पड़ जाती हैं। ये मत सोचना कि तुम मुझसे बच जाओगे, 3 दिन बाद तुम यही होंगे मेरे पास। 3 दिन की छुट्टी पड़ते ही बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। वो इतने खुश होते हैं जैसे पता नहीं उन्हें क्या ही मिल गया हो। पर जैसे ही 3 दिन पूरे होते हैं सब बच्चे स्कूल जाने के नाम पर रोने लगते हैं। बड़ी मुश्किलों से सबके माता पिता उनको स्कूल भेजते हैं। स्कूल जाने के बाद उनको उसी चुड़ैल नागिन टीचर का सामना करना पड़ता है। आ गए मेरे प्यारे बच्चों, चलो 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 जल्दी से अपना काम निकालो। कुछ बच्चों का काम पूरा ही नहीं होता तो बस उन बच्चों को वो पहले की तरह अपनी पूंछ में लपेटकर पूरी क्लास में घुमाने लगती है। वो उनकी इतनी बुरी हालत कर देती है कि बच्चे उठने के काबिल भी नहीं रहते और वहीं जमीन में गिर जाते हैं। उस दिन बच्चों के साथ चुड़ैल सबसे ज्यादा बुरा करती है। बच्चे तो बस छुट्टी होने का इंतजार करने लगते हैं। फिर अगले दिन बाल दिवस होता है और सभी बच्चों को ग्राउंड में बुलाया जाता है। प्रिंसिपल ने बच्चों के लिए कुछ मनोरंजन के इंतजाम भी कर रखे होते हैं। बच्चे बड़े मजे से सब देख ही रहे होते हैं और आखिर में एक सपेरा बच्चों को सांप का खेल दिखाने लगता है। सपेरे को देख मधु बेचैन हो उठती है। सपेरा बीन बजाता रहता है और थोड़ी देर में ही मधु झूमने लगती है। झूमते झूमते वो सपेरे के पास पहुंच जाती है और चुड़ैल नागिन में बदल जाती है और नाचने लगती है। हे भगवान, ये क्या है? ये तो चुड़ैल नागिन है। ये सब क्या हो रहा है? इन 3 दिनों की छुट्टियों में स्कूल की हर क्लास में कैमरा लगाया गया था। मैंने उस चुड़ैल को इस कैमरे में देख लिया था और प्रिंसिपल को बताया। इसने इतने दिनों से बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान किया हुआ है। आज इस चुड़ैल नागिन को पकड़ने के लिए इस सपेरे को बुलाया गया है। ये सपेरा मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, कोई मुझे नहीं पकड़ पाएगा। सपेरा बीन बजाता चला जाता है और चुड़ैल नागिन खुद को नाचने से रोक ही नहीं पाती। नाचते नाचते वो इतनी मगन हो जाती है कि वो कब सपेरे के पिटारे में चली जाती है उसे पता भी नहीं चलता। उसके आते ही सपेरा पिटारे के ढक्कन को जल्दी से बंद कर लेता है। निकालो मुझे बाहर। अब तो इस पिटारे से कभी बाहर नहीं आएगी। बहुत दुखी कर लिया तूने मासूम बच्चों को। सपेरा उस पिटारे को अपने साथ ले जाता है। उसके बाद उनकी पुरानी टीचर स्कूल वापस आ जाती है जिसे बच्चे खुशी से गले लगा लेते हैं। चैनल पे नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एक समय की बात है, महिमा शहर में अपनी पढ़ाई करने आई हुई थी। महिमा की एक बहुत ही अच्छी सहेली थी जिसका नाम मनीषा था। एक दिन महिमा की माँ का फोन आता है और वो महिमा को उसकी भाई की शादी के लिए घर बुलाती है। महिमा अगले दिन अपनी सहेली मनीषा को इस बारे में बताती है। मैं अपने घर जयपुर जा रही हूँ क्योंकि मेरे भैया की शादी है। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। और तुम भी मेरे साथ जा रही हो, समझी? कोई बहाना नहीं चलेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर चलूंगी तुम्हारे साथ। दोनों सहेली बड़ी ही खुश होती हैं और जयपुर जाने की तैयारी में लग जाती हैं। 1 हफ्ते बाद दोनों जयपुर पहुंच जाती हैं। महिमा का इतना बड़ा घर देखकर मनीषा तो दंग रह जाती है। हर तरफ शादी की तैयारी चल रही होती है। आ गई मेरी बेटी। हाँ माँ, और देखो मेरे साथ कौन आए हैं, मेरी सहेली मनीषा। अरे बेटी आओ आओ और इसे अपना ही घर समझो। जी माँ जी। चलो मनीषा, चलकर भैया से मिलते हैं। दोनों सहेली जाकर महिमा के भाई से मिलती हैं। राहुल अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हो जाता है। अरे कितने दिन लगा दिए आने में, जैसे किसी पड़ोस की शादी है। अरे भैया, बस एग्जाम्स की वजह से रुकना पड़ा, पर अब मैं आ गई हूँ ना। अब देखना हम दोनों आपकी शादी में क्या धमाल मचाएंगे। अरे पर पहले इनसे तो मिलवा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। ये है मेरी सहेली मनीषा। महिमा उसके बाद मनीषा को अपना कमरा दिखाती है जो बिल्कुल राहुल के साथ वाला ही होता है। दोनों कमरे में जाकर बिस्तर पर पड़ जाती हैं और उनकी आंख लग जाती है। अगले दिन फिर दोनों अच्छे से तैयार होकर शादी की तैयारियों में लग जाती हैं। 2 दिन बाद राहुल की शादी हो जाती है और उनके घर एक सुंदर सी दुल्हन आ जाती है। अरे महिमा, ये तुम्हारी भाभी घूंघट क्यों किए हुए हैं? अरे ये शहर थोड़ी है, यहाँ बड़ों बड़ों को घूंघट करना ही पड़ता है। पूरी शादी अच्छे से निपट जाती है। अब अगले दिन महिमा और मनीषा को वापस शहर जाना होता है क्योंकि उनके कॉलेज की काफी छुट्टियां हो चुकी होती हैं। मनीषा को शहर जाने का बिल्कुल मन नहीं होता। वो उस रात बड़ी ही उदास होती है। जब महिमा सो रही होती है तब मनीषा उठकर बाहर टहलने लगती है। टहलते टहलते मनीषा बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती है। बाहर काफी अच्छा मौसम होता है और ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। पर फिर उसका ध्यान अचानक नई नवेली बहू पर जाता है।
अरे ये इतनी रात को छत पर क्या करने जा रही है? मनीषा उसके पीछे पीछे जाने लगती है और छत पर पहुंच जाती है। छत पर घूंघट में वो बस चलती ही जा रही होती है। उसके बाद वो अपना घूंघट ऊपर करती है और आसमान में पूरे चांद को देखने लगती है। आज तो चांदनी रात है और मेरा मकसद पूरा हुआ। आखिरकार इस घर की बहू मैं बन ही गई। अब मैं सबको खत्म कर दूंगी, सबको खत्म कर दूंगी मैं। हे भगवान, ये महिमा की भाभी ऐसी क्यों हंस रही है? इनको आखिर हुआ क्या है? मनीषा छुपकर सब देख ही रही होती है कि तभी महिमा की भाभी पीछे मुड़ती है और फिर उसका चेहरा देख मनीषा वहीं जमीन में बैठ जाती है। वो कोई खूबसूरत लड़की नहीं बल्कि एक चुड़ैल होती है। मनीषा के तो गले से आवाज ही नहीं निकल रही होती। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि अब वो क्या करे। वो जैसे तैसे हिम्मत करके खुद को संभालती है और अपने कमरे में भागती है। महिमा, महिमा, जल्दी उठो महिमा। क्या हुआ मनीषा, तुम ऐसे हाँफ क्यों रही हो? कोई बुरा सपना देख लिया क्या? सपना नहीं, सच में देख कर आ रही हूँ। तुम्हारी भाभी है ना, वो कोई और है, वो चुड़ैल है महिमा। मैंने खुद अभी उनको छत पर हंसते हुए देखा और वो आसमान में चांद को देखकर हंस रही थी और वो तो ये भी बोल रही थी कि वो सबको मार डालेगी। क्या मनीषा, तुम भी ना कैसे कैसे मजाक करती हो। चलो अभी तुम्हारा वहम दूर करती हो, चलो मेरे साथ। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। महिमा मनीषा की एक नहीं सुनती और उसका हाथ पकड़कर उसे राहुल के कमरे तक ले जाती है। उसके बाद वो दरवाजा खटखटाती है। अंदर से दरवाजा महिमा की भाभी खोलती है और उन्होंने अभी भी लंबा सा घूंघट किया होता है। जी बोलो दीदी, क्या हुआ? इतनी रात को आप दोनों यहाँ? पता है, मेरी दोस्त को एक बुरा सपना आया तो बस मुझे आना ही पड़ा। अच्छा, सबसे पहले आप अपना ये घूंघट ऊपर करो, मेरी सहेली आपकी शक्ल देखना चाहती है। जी दीदी, अभी करती हूँ। घूंघट वाली बहू अपना घूंघट ऊपर करती है तो उसकी बेहद खूबसूरत शक्ल देखकर मनीषा हैरान ही रह जाती है। मन ही मन वो यही सोच रही होती है कि आखिरकार ये कैसे हो गया। उसने खुद अपनी आंखों से उसका चुड़ैल वाला चेहरा देखा था। महिमा फिर मनीषा का हाथ पकड़ती है और उसे चलने को कहती है। दोनों अपने कमरे में वापस जाने लगते हैं। जाते हुए मनीषा एक बार फिर से पीछे मुड़कर देखती है तो उस घूंघट वाली बहू की अजीब सी मुस्कुराहट उसे और परेशान कर देती है। वो मनीषा को देखकर ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे मानो उसे चेतावनी दे रही हो कि आगे से मुझसे पंगा मत लेना। मनीषा को ये सब बिल्कुल सही नहीं लग रहा होता। उसे बस इतना समझ आ रहा होता है कि उसे अब वहीं रहकर सब ठीक करना है और सबके सामने उस घूंघट वाली चुड़ैल बहू का सच लाना है, वरना सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। अगले दिन मनीषा शहर जाने के लिए सीढ़ियों से बैग लेकर उतर रही होती है कि तभी वो सीढ़ियों से गिरने की एक्टिंग करती है। मैं गिर गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा पैर टूट गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? भैया जल्दी आओ, मनीषा को उसके कमरे में ले चलो। घूंघट से चुड़ैल बहू ये सब देख रही होती है। इसकी इतनी हिम्मत जो ये मेरे पति की गोद में जाएगी, इसे तो मैं बताऊंगी। अरे बहू, यहाँ क्या खड़ी खड़ी देख रही है? चलो मेरे साथ रसोई में और जल्दी से मनीषा के लिए बाम और हल्दी वाला दूध लेकर आओ। जी माँ जी। घूंघट वाली चुड़ैल बहू रसोई में अपनी सास के साथ जाती है और एक ग्लास में हल्दी वाला दूध बनाती है। उसकी सास भी वहाँ खड़ी मनीषा के लिए एक काढ़ा तैयार करती है। अंदर ही अंदर वो गुस्से से पागल हो रही होती है। वो दूध में जादू कर देती है और जाकर मनीषा को दे देती है। मनीषा को पहले ही शक होता है कि दूध में कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो गलती से ग्लास को गिरा देती है। अरे बहू, कैसे ग्लास पकड़ा रही हो? देखो गिर गया। चलो जाओ, पोछा लाओ और साफ कर दो। सब लोग मनीषा की देखभाल में लग जाते हैं और कुछ दिन के लिए उनका शहर जाना कैंसिल हो जाता है। घूंघट वाली चुड़ैल बहू से ये सब देखा नहीं जा रहा होता। वो रात होने का इंतजार करती है। जैसे ही रात होती है और सब सो जाते हैं, वो छत पर जाती है और अपना घूंघट ऊपर करके आसमान में चांद को देखने लगती है। मुझे शक्ति चाहिए, मुझे शक्ति चाहिए। मैं सबको जल्द से जल्द बर्बाद कर सकूं, मुझे ऐसी शक्ति चाहिए। पर सबसे पहले मुझे उस लड़की की जान लेनी है, फिर उसके बाद मैं सबको देखूंगी। एक बार मैं सबको खत्म कर दूं, फिर मैं और राहुल दोनों सुकून से रहेंगे और मैं अपने चुड़ैल वंश को आगे बढ़ाऊंगी। चुड़ैल वहीं छत पर बैठकर जादू टोना करने लगती है। मनीषा और महिमा वहीं पीछे खड़े छुपकर उसे देख रहे होते हैं। चुड़ैल उसके बाद वो एक सुई लेकर गुड़िया को चुप होने लगती है। सुई चुप होते ही मनीषा के हाथ से खून आने लगता है। देखो महिमा, देखो, देख लिया ना तुमने अपनी आंखों से इस घूंघट वाली चुड़ैल का सच? ये देखो, मेरे हाथ से खून आ रहा है। हे भगवान, ये सब हो क्या रहा है? अब हम क्या करेंगे? ये हम किस चुड़ैल को अपने घर ले आए? सब सोचते हैं ये कितनी संस्कारी है जो हर वक्त घूंघट करके रहती है, पर किसी को नहीं पता कि इस घूंघट के अंदर एक चुड़ैल है जो अपना चेहरा छुपाने के लिए इसे घूंघट से ढकती है। हाँ, मैं यही तुमको कब से बताना चाहती हूँ, पर तुम मानने को तैयार ही नहीं हो। मेरे भाई को तो इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि उसकी बीवी एक चुड़ैल है। तुम कुछ करो ना मनीषा।
मैं सब कर चुकी हूँ। मैं एक बाबा को जानती हूँ जिनको मैंने पहले ही फोन कर दिया था। उन्होंने मुझे सब बता दिया है कि मुझे क्या करना है। बस अभी हमें कैसे भी 2 दिन शांति से निकालने हैं, फिर पूर्णिमा की रात को हम इस घूंघट वाली चुड़ैल बहू का सच सबके सामने लाएंगे और इससे हमें छुटकारा भी मिल जाएगा। बस फिर 2 दिन जैसे तैसे निकल जाते हैं। उसके बाद दोनों सहेली छत पर आती हैं और वहां जिस जगह चुड़ैल अपना जादू टोना करती हैं वहां एक कटोरी खीर रख देती हैं। कुछ देर में चुड़ैल वहां आ जाती है। मनीषा और महिमा बाकी घर वालों के साथ छुपकर चुड़ैल के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। कुछ ही देर में चुड़ैल वहां आती है। वो अपना घूंघट ऊपर करके खीर देखकर बड़ी हैरान होती है। चुड़ैल को कुछ समझ नहीं आता, पर वो खीर देखकर रह नहीं पाती। वो उस कटोरी को उठाती है और खीर चखने लगती है। जैसे ही वो खीर खाती है उसे उल्टी होने लगती है। ये क्या है? ये मुझे क्या हो रहा है? चुड़ैल जमीन में गिर जाती है और तभी सब घर वाले वहां आ जाते हैं। इसका अंत अब आ चुका है। इसने मेरी बनाई हुई खीर खा ली है। ये सब तेरा किया धरा है। तुझे तो मुझे उसी दिन मार देना चाहिए था। हाँ, पर तूने बहुत देर कर दी। चुड़ैल तड़प तड़प कर मरने लगती है। उसके बाद पूर्णिमा के चांद की रोशनी उस चुड़ैल पर उल्टा असर करने लगती है। उसे ताकत देने की जगह वो उसे जला देती है और चुड़ैल राख में बदल जाती है। सब उस घूंघट वाली चुड़ैल बहू से मुक्ति पा लेते हैं, पर राहुल बहुत दुखी होता है। अब अगले दिन मनीषा और महिमा भी वापस शहर जाने लगते हैं, पर जाते जाते राहुल के माता पिता मनीषा से कहते हैं, क्या तुम हमारे बेटे से शादी करोगी? मनीषा ये सुनकर मुस्कुरा देती है। बस फिर मनीषा शहर चली जाती है और राहुल उसकी पढ़ाई पूरी और उसके वापस आने का इंतजार करता है। पढ़ाई पूरी होने के बाद दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है और मनीषा महिमा की भाभी बन जाती है।